हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली सी का बेसिक देखेंगे। बेसिकली आपसे यूँ कहूँ कि सी इन माय स्टाइल, कि सी के किसी भी कंटेंट को, बेसिक कंटेंट्स को क्यों लिखते हैं और क्यों उसको आप अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग सी के इस कंटेंट के बिहाफ पर बातें करेंगे। देखिए, बेसिकली कोई प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है। अगर आप कहें कि कोई प्रोग्राम बनाया ही क्यों जाता है, बेसिक चीज़ क्या है कि आप प्रोग्राम क्यों बनाते हैं। तो प्रोग्राम को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जो चीज़ आपको किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ऐसा कुछ करना है कि वो टास्क ऑटोमेटिक परफॉर्म हो और किसी एक कंटेंट के लिए ना हो। जैसे मान लीजिए किसी एक कंटेंट के लिए प्रोग्राम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको हर बार टू और टू को जोड़ के जोड़ना है तो इसका रिजल्ट 4 आएगा, ये आपको पता है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई एक नंबर हो और दूसरा कोई एक नंबर हो, इन नंबरों को जोड़कर एक रिजल्ट आए। अब आपको ये नहीं पता कि ए में क्या है और बी क्या है और सी में क्या आएगा। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, किन्हीं दो नंबर को ऐड करना है। तो इसके लिए आपने प्रोग्राम बना दिया कि यूजर को कभी दो नंबर एडिशन करना रहे। जस्ट लाइक कैलकुलेटर, आपके पास रियल एग्जांपल है कैलकुलेटर। आपके कंप्यूटर में कैलकुलेटर क्यों आता है, आपको जोड़ना है, घटाना है। तो उसके लिए आप कोई नंबर कैलकुलेटर ओपन करते हैं और कोई नंबर डालते हैं और दूसरा नंबर इंटर करते हैं और उसमें प्लस का साइन दबाते हैं तो आपको एडिशन मिल जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, यानी कि वो प्रोग्राम का आउटपुट है। तो बेसिक क्या चीज हुई कि आपको प्रोग्राम लिखना ही क्यों है। तो बेसिक प्रोग्राम का आउटपुट क्या है कि आपको ऐसी कोई चीज जिसे ऑटोमेटिक आप बार बार करना चाहें और मल्टीपल चीजें आपको सॉल्व करनी हो, तो ऐसा कुछ भी, यानी कि कंप्यूटेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम, जो मैथमेटिकल या लॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का कंप्यूटर के फॉर्म में सॉल्यूशन करने के लिए आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ अब आप ये समझिए कि प्रोग्राम का बेसिक क्या है। क्या है प्रोग्राम का बेसिक। देखिए, बेसिकली आपको क्या होता है, पहले समझिए कि स्ट्रक्चर, किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिख क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे किसका स्ट्रक्चर, सी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर सी का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों सी का प्रोग्राम किस टाइप पे लिखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर का समझना है, जस्ट लाइक समझिए कि किसी बिल्डिंग या नींव, किसी बिल्डिंग को आपको कंस्ट्रक्ट करना है या मकान बनाना है, हाउस बनाना है, तो उसके लिए आपको एक नक्शा, नींव भरनी पड़ेगी कि नींव कहाँ पे क्या होगा। उसके बाद उस पर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी प्रोग्राम की किसी चीज़ को कहाँ पे लिखेंगे, किस जगह पर, ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, मिड में लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों चीज़ कहाँ लिखी जाती है। तो कैसे लिखी जाएगी, देखिए, पहले आप मानिए कि पहले का जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को आप कहिए कि ग्लोबल एरिया है। ठीक है, ग्लोबल एरिया, ग्लोबल एरिया है। और दूसरे एरिया को आप मानिए कि ये एक प्राइवेट एरिया है। ठीक है, प्राइवेट एरिया। अब देखिए, ग्लोबल एरिया और प्राइवेट एरिया, इसको रियलिस्टिक में एग्जांपल में ट्रांसफर करें तो ग्लोबल एरियाज में और प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट एरिया क्या होगा, प्राइवेट एरिया में क्या चीज़ आपको परफॉर्म करना है वो चीज़ करना है, और ग्लोबल एरिया में, इस प्राइवेट एरिया में जो चीज़ आपको यूज करनी है, जो चीज़ यूज़ करनी है वो आपके प्रोग्राम में अवेलेबल है या नहीं। जैसे अगर आपको कोई काम वर्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए जनरल लाइफ में, तो आप को क्या करना पड़ेगा कि जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो काम करने के लिए, पहले वो चीज़ आपके पास होनी तो चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में आपको वो चीज़ चाहिए जो उनको इसको आपको चाहिए। तो इसलिए पहले यहां पर सारी हेडर फाइल का मतलब होता है इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब जिसकी डिफिनीशन, जो चीज़ आपको चाहिए, वो हेडर फाइल को आप इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
ये चीज की जाती है। इसके बाद ये प्राइवेट एरिया को डिफाइन कैसे करेंगे? जनरल उसमें आप ये समझिए कि ये मेन आपका एक प्राइवेट एरिया है, यानी कि मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन आपका प्राइवेट एरिया है जिसके अंदर आप प्रोग्राम करेंगे। और इसका एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर अगर आप कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो इस एरिया को आप मानिए कि यहां पर वो आपको ट्रांस करना है। और इस पार्ट में क्या करना है? हेडर फाइल्स या किसी भी तरह का कोई ग्लोबल फंक्शन आपको डिक्लेयर करना है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, वो चीज किया जाएगा। अभी आप जो जनरल बिगनिंग है तो उनको यहां पर कुछ नहीं समझना, जनरली समझें ये हेडर फाइल का वो एरिया जो आपको बेसिकली इंक्लूड करना है। जो चीज आपको रिक्वायर्ड चाहिए उसको पहले अपने प्रोग्राम में को लाइए, फिर उसको यूज करिएगा, ठीक है। तो पहले हेडर फाइल जिस चीज को आपको यूज करना है उनकी हेडर फाइल से आप इंक्लूड करिए, और सेकंड इसको यहां पर यूज करिए। तो जनरल समझिए आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे मानिए कि आपने हेडर फाइल इंक्लूड की, तो बेसिकली सी की हेडर फाइल जो आपको जो पड़ेगी वो क्या है? अब इसको लिखने का तरीका अब क्या है? अब सेकंड चीज आती है वर्ड सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? तो ये जो हैज अगर बाद में आप समझेंगे, हैज द प्री प्रोसेसर का सिंबल है कि इससे आपको इंक्लूड करना है। और इंक्लूड तो इंक्लूड क्या है? दिस इज द प्री प्रोसेसर। एक हैज इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है, यानी कि जिस भी कीवर्ड के पहले अगर आप हैज लगा देंगे तो उसको हम लोग प्री प्रोसेसर कहते हैं। तो हैज इंक्लूड वो टास्क है कि समझ लीजिए, आप जनरल लाइफ में समझिए कि हैज इंक्लूड से आप उस फाइल को जिसका काम आपको चाहिए वो टास्क आप अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। तो पहले इसका सिंटेक्स है हैज इंक्लूड लेस देन साइन, और जो भी फाइल इंक्लूड करनी है, पहली फाइल क्या होती है? stdio.h, और इसको बंद कर देंगे, क्लोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पहली फाइल इंक्लूड हो गई। अब ऐसे ही और फाइलें आप चाहते हैं तो आप और फाइल इंक्लूड कर सकते हैं जितनी चाहे। बेसिकली एक फाइल और इंक्लूड करके रखिए conio.h, बिकॉज इसके अंदर आपको ये जो CLSCR फंक्शन है, ये सब फंक्शंस हैं, इनकी डिफिनीशन इसमें लिखी होती है, यानी कि जो ये आपको यूज करना है इसलिए यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये ग्लोबल एरिया में हो गया। इसके बाद आप अगर मेन से कुछ रिटर्न नहीं चाहते हैं तो वाइड लगाइए, अगर रिटर्न चाहते हैं तो आईएनटी लगता है। अब वाइड मेन और फंक्शन सिंबल क्या है? मेन एक जिस भी वर्ड के बाद आपका स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज का सिंबल लग जाए तो उसको, उस वर्ड को आप कहते हैं ये एक फंक्शन है। तो मेन इज द फंक्शन। ये एक फंक्शन होना चाहिए हर सी के प्रोग्राम में, अगर आपको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, यानी कि रन करना है तो चाहिए। कंपाइल करने में मेन के बिना भी कंपाइल हो सकता है, लेकिन अगर आपको एग्जीक्यूट करना है यानी कि प्रोग्राम रन करना है तो मेन की रिक्वायरमेंट कंफर्म है। अब देखिए इसका एरिया ये ओपन हुआ। अब कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, मजिला ब्रैकेट कहते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए पहला एरिया, अगर आप किसी प्रोग्राम को करने जा रहे हैं तो इसका आउटपुट किस पे आता है? इसका आउटपुट आता है कंसोल विंडो पे, जिसे आउटपुट विंडो भी बोलते हैं। तो कंसोल विंडो को अगर आप में कुछ पहले से लिखा होगा तो उसे कैसे काम करेंगे? तो इसलिए पहले कंसोल विंडो को क्लियर कर दीजिए। इसके लिए आप फंक्शन यूज करते हैं CLRSCR, ये फंक्शन एक्सक्यूज कर दिया, ठीक है, ये हो गया। नाउ अभी जो मैं जनरल बता रहा था कि अगर आपको कोई दो नंबर का एडिशन करना है तो आपने कहा कि ए और बी को ऐड करना है और इसका रिजल्ट किस में सेव करना है? सी में। तो ये ABC क्या है, इनको कैसे जानेगा कंप्यूटर? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए यू विल क्रिएट द वेरिएबल। तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप स्पेस, इसका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम कॉमा वेरिएबल नेम टू इट्स ऑन और सेमीकोलन। यानी कि अगर आप डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम लिखते हैं तो ये वेरिएबल नेम जो नाम आप लिखते हैं इसका एक बेसिक वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा इस नाम से, यानी कि एक जगह बन जाएगी जिस जगह को आप फ्यूचर में यूज करेंगे। तो आपको अगर ये ऐड का प्रोग्राम करना है तो INT स्पेस A कॉमा B कॉमा C, ये तीन वेरिएबल्स आपने बनाए, ठीक है, ABC। तो ये क्या हो गया? A, B और C बेसिकली तीन स्पेस बन गए हैं आपके, जिनका टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है, यानी कि इस स्पेस पे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपका काम है कि आप A और B की वैल्यू को उस
कि जिसने ये प्रोग्राम जिससे कहा है उससे मांगिए। तो कैसे, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है प्रिंटफ फंक्शन की, कि प्रिंटफ फंक्शन से आप यूजर को बताइए कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको, आपको 2 नंबर चाहिए। तो आप यहां पर जो भी मैसेज लिखेंगे तो इंटर एनी 2 नंबर्स और डबल कोट्स बंद और सेमीकोलन। यानी कि ये इसका सिंटेक्स है कि प्रिंटफ का सिंटेक्स है। अभी ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। प्रिंटफ ब्रैकेट डबल कोट्स और मैसेज डबल कोट्स क्लोज और कर्ली ब्रेसेस बंद और सेमीकोलन। ठीक है, ये सिंटेक्स आपका रहेगा। तो इससे आपने अभी यहां पे क्या लिखा, प्रिंटफ ब्रैकेट डबल कोट्स इंटर एनी 2 नंबर डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो इससे क्या हुआ, आपने यो किया। नाउ स्कैन एफ ब्रैकेट, अब ये भी इसका सिंटेक्स है, डबल कोट्स। कैसी वैल्यू स्कैन करनी है आपको, 2 वैल्यू स्कैन करनी है। तो इस इंटीजर के लिए इसका स्पेशल स्ट्रिंग होता है %d। तो कितने करने हैं, %d, यानी कि 2 स्ट्रिंग आपको चाहिए, 2 नंबर आपको चाहिए। तो 2 नंबर के लिए आपको डबल कोट्स में परसेंटेज दे दिया। अब ये जो नंबर स्कैन होके आएंगे, यानी कि यूजर जिनको इंटर करेगा, इन 2 नंबरों को आप अपने प्रोग्राम में कहां पे रखेंगे। तो इसके लिए ही इसी दिन उस टाइम के लिए आपने ए और बी 2 वेरिएबल बना रखे हैं। तो इसको बताइए एंड ए का मतलब एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल का पता, ए एड्रेस का पते पे भेज दीजिए पहला वैल्यू, कॉमा एंड बी। तो आपने 2 वैल्यूज को वहां पर सेपरेटली सेंड कर दिया। जो वैल्यू आपने %d से स्कैन की, यानी कि जो यूजर से लिया, ये मैसेज शो किया और उसके बाद इन वैल्यू को लिया और ए और बी में ट्रांसफर कर दिया। नाउ अब आप क्या करना है, अब आपको ए और बी को ऐड कर सी को असाइन करना है। सी क्या है, सी आपका थर्ड प्लेस है। तो ये होगा ए प्लस बी असाइन टू सी और यहां पे सेमीकोलन। हर लाइन के बाद, प्राइवेट एरियाज में किसी भी लाइन के बाद सेमीकोलन लगता है जब तक कि ना कहा जाए कि इसके बाद नहीं लगेगा। जैसे इफ के बाद नहीं लगेगा और फॉर के बाद नहीं लगेगा। इन स्टेटमेंटों के बाद आपका वो नहीं लगता। जैसे जितने भी लूप स्टेटमेंट हैं जिनका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर सिंटेक्स रहेगा कि इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगता, वहां पर नहीं लगाएंगे। नहीं तो बाय डिफॉल्ट हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। तो ए प्लस बी को असाइन किया सी को। अब सी में रिजल्ट आ गया, लेकिन ये रिजल्ट तो आप जाने हैं ना, लेकिन इस रिजल्ट को दुनिया कैसे जानेगी जिसने ये पूछा है। तो उसको कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। अब देखिए क्या आया है, ये क्या चीज आई है, सी में क्या चीज आई है, सी में टोटल आया है यानी सम। तो आप लिखिए कि सम इक्वल टू, अब देखिए यहां पे सम इक्वल टू, अब क्या आया है, ये सी में क्या है, सम इक्वल टू, सी में एक वैल्यू है। अब अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को आपको एज ए मैसेज प्रिंट करना है तो उसकी जगह पर वो वेरिएबल नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पर वो स्पेशल स्ट्रिंग लिखी जाती है जो डाटा टाइप की होती है। यहां पर लिखा जाएगा %d। तो यहां पे सम इक्वल टू %d डबल कोट्स बंद। अब %d किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये चीज इसके कॉमा करके बताइए कि किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ये वैल्यू प्रिंट करेगा सी स्पेस की, यानी सी वेरिएबल की, ठीक है, और सेमीकोलन। तो सी की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो ये चीज आपको प्रिंट कर देगा। नाउ गेट सी एच, ये क्या है, गेट सी एच एक और कर्ली ब्रेसेस बंद। गेट सी एच क्या है, गेट सी एच एक इनपुट फंक्शन है जो कि सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराता है और ये स्क्रीन पे इको नहीं होता, इसलिए इसको यहां पे लगाते हैं ताकि हम लोग जो आउटपुट विंडो है जिसे हम फ्लैश हो जाएगी, एक बार आएगी और चली जाएगी, तो उसको हम लोग होल्ड कर सकें, उससे रुक जाए, तो ताकि हम रिजल्ट देख लें। उसके बाद हम कुछ भी प्रेस करेंगे तो वो गेट सी एच में जाएगा, उसको कहीं स्टोर नहीं कराएंगे, लेकिन उससे कम से कम हम रिजल्ट देख पाएंगे। तो इसके लिए अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रन करने के बाद Alt और F5 दबाकर आउटपुट विंडो को फिर से लाना पड़ेगा ताकि आप रिजल्ट देख पाएं। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। ये क्या हुआ, इस क्लास का, इस वीडियो का बेसिक ओरिजिन ये है कि इसका कोई ऐड का प्रोग्राम पढ़ाना नहीं है। बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रिंटफ लिखा क्यों गया, स्कैनफ लिखा क्यों गया, वेरिएबल डिक्लेयर क्यों हो रहे हैं। तो इनको आप वो करिए। इसके बाद हम आपको डिटेल में इसके बारे में और कुछ बताएंगे प्रोग्रामिंग इन माई स्टाइल में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।